फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 20। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी कर रहे हैं। रिवोल्ट एंड मूवमेंट में हम लोगों ने पीजेंट्स मूवमेंट भी देखा था, तो वहाँ पे भी हम लोग ब्रिटिश प्रोग्राम और पॉलिसी हम लोग कवर किए थे, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो, महलवाड़ी सिस्टम हो या रोतवाड़ी सिस्टम हो, ये सभी चीज़ वहाँ पे कवर किए थे जो कि ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन है। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स कह सकते हो इसको, ठीक है। और रिफॉर्म्स भी कहना गलत बात होगा, कह सकते हो कि लैंड को लेके क्या पॉलिसी था, क्योंकि ब्रिटिश ने तो कोई रिफॉर्म्स ही नहीं लाया, ये भी बात जानते हैं हम लोग। और ब्रिटिश यदि रिफॉर्म्स भी लाया है तो बहुत प्रेशर में लाया है, बिकॉज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले जितने भी लीडर्स थे, राजा राम मोहन राय टाइप के लीडर्स, उसके प्रेशर में कुछ किया है ब्रिटिश ने। अन्यथा ब्रिटिश ने अपने मन से तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश का जितना भी पॉलिसी प्रोग्राम देखोगे सब में क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, सब में स्वार्थ छुपा हुआ है। तो ठीक है, एक प्रोग्राम और पॉलिसी में एक आपका एग्रीगेरियन पॉलिसी यानी कि एग्रीकल्चर या लैंड से रिलेटेड पॉलिसी, उसके बाद जो हम लोग सेकेंड जो देख रहे हैं ब्रिटिश प्रोग्राम और पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेक्चर नंबर 19 में, और इस क्लास में हम लोग बेसिकली पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। कहने का मतलब जो चार्टर एक्ट है 1793 के बाद, फिर 1793 के बाद 20 ईयर्स ऐड करो 1813, फिर 20 ईयर्स ऐड करो 1833, फिर 20 ईयर्स ऐड करो 1853, वही चीज़ आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसे सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी, और जो भी एंग्लो इंडियन स्ट्रगल चले हैं, तो इस बीच में गवर्नेंस चलाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के होने के बाद ब्रिटिश को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया था, तो यहाँ से उसका गवर्नेंस तुमको दिखेगा। और हम इस बात को भी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था 1770s के आसपास, तो इसलिए जो यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यूके गए और वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ पैसा 1 पाउंड है ना, 1 समथिंग कुछ अमाउंट मांगा था वहाँ से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, जो कि यूके में बैठा हुआ, उसको भी मौका मिला कि चलो किस तरह हम, अब सही मौका है कि अब हम कंपनी को रेगुलेट करें, इसलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट 1733 लेके आया। एंड उसके बाद जानते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इतने डिफेक्ट्स थे, उसमें इतना एरर था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सारा चीज़ लाया गया, करेक्ट। तो आगे देखो स्टूडेंट, बिल्कुल, तो 1765 to 1858 ये तुम्हारा कंपनी रूल का टेन्योर है। उसके बाद देखोगे जैसे ही 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करेगा विथ क्वीन प्रोक्लेमेशन। समझ गए ना? देखो, तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है रॉबर्ट क्लाइव का, करेक्ट। वी हैव कवर्ड द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका क्या नेगेटिव रोल रहा था, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं ये चीज़। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और वारेन हस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। उसके बाद देखिए हम, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी देखे थे, डिक्लेरेटिव एक्ट जिसको कहा जाता है 1781 का। उसके बाद फिर पीट इंडिया एक्ट भी देखे हैं 1784 का। उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री एक्ट भी देखे थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो डिफेक्ट्स उसको और रिमूव करने के लिए और भी सप्लीमेंट्री एक्ट आया है। तो आज की क्लास में हम लोग का ऑल टुगेदर फोकस रहेगा चार्टर एक्ट में, समझ गए ना? बिल्कुल। तो आगे बढ़ो स्टूडेंट और समझने का प्रयास करो तुम लोग कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इससे पहले तो सब रेगुलेटिंग एक्ट ही आ रहा है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी को उसमें जो भी डिफेक्ट्स है, उसमें जो भी एरर है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए बाकी भी एक्ट आया, तो वो भी एक तरह से रेगुलेटिंग एक्ट ही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में क्या अंतर है, तो यहाँ पे समझो। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा ब्रिटिश क्या करेगा, जो लंदन में बैठा हुआ है, जो यूके में बैठा हुआ है, वो ब्रिटिश भाई लोग क्या करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चल रहा है उसके ऊपर रेगुलेट करेंगे और उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। मत सर्वेंट तो यहीं का होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा, वही काम करेंगे। बट चार्टर एक्ट ऐसा नहीं है। चार्टर एक्ट का मतलब है कि कंपनी रूल भारत में और कितना दिन तक रहेगा, उसी का एक्सटेंशन। याद करो स्टूडेंट, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने चार्टर इशू किया था ना, और कहा था कि केप ऑफ गुड होप से लेके चाइना तक
जो ट्रेड का जो मोनोपोली रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। यस, वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ये हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में। तो बिल्कुल अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कितना दिन तक रह सकता है, कितना दिन तक एक्सटेंड कर सकता है, उसी के लिए चार्टर एक्ट आया है। तो चार्टर एक्ट में टाइम स्पेसिफिक होगा, यानी कि टाइम का मेंशन किया जाए कितना दिन तक कंपनी एक्सटेंड कर सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि बहुत तरीके से कंट्रोल किया गया, COD, फिर BOC, बीच में सीक्रेट अलायंस है ना, सीक्रेट एक बनाया गया था, सीक्रेट कमेटी बनाया गया था दोनों के लिंक के लिए। यस, वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो चार्टर एक्ट देखो, चार्टर एक्ट का मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट, और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा क्या हो रहा है, कंपनी रूल एक्सटेंड हो रहे हैं फॉर फाइनाइट पीरियड, फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, 20 साल के लिए मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट जो चार्टर हुआ था 1793 में चार्टर हुआ, और 20-20 साल के लिए रिन्यू किया गया है। और कब तक रिन्यू किया गया, 1853 तक रिन्यू किया गया, क्योंकि 1853 में कुछ परिस्थिति ऐसा बन गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं किया, और इसका फ़ायदा हुआ है ब्रिटिश लोग को जो बैठे हुए हैं यूके में। क्यों, जैसे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ, मौका मिल गया इन लोग को कि भाई कंपनी की वजह से ही रिवोल्ट हो गया, कंपनी को हटाओ, खुद रूल करो। तो कहीं ना कहीं 1857 तो बहुत फ़ायदा पहुंचा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये बोलने के लिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से काम नहीं कर रहा है इंडिया में, अब हम ही हुकूमत करेंगे। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे समझो। तो पहला चार्टर देखते हैं, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, 1793 पहला चार्टर। हालांकि बुक में बहुत कम मेंशन किया गया 1793 के बारे में। अधिकतर जो बुक में जो चार्टर एक्ट के बारे में लिखा रहता है वो 1813 से स्टार्ट होता है, और जो फर्स्ट जो चार्टर एक्ट आया है वो एक्चुअल में चार्टर एक्ट 1793 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे समझना होगा हमें कि जितने भी टेरिटोरियल पोजीशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जितने भी प्रिविलेजेस है ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवर इंडिया, और जितने भी मोनोपोली है ट्रेड का, वो अभी भी 20 साल तक के लिए कैरी होगा। दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ चार्टर एक्ट 1793। और हमें इस बात को भी स्मरण कर लेना चाहिए कि इंडिया जो पीट इंडिया एक्ट है, विलियम पीट जानते हो ना, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो विलियम पीट जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ पे एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, दैट इज़ पीट इंडिया एक्ट 1784। उसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोजीशन है वो ब्रिटिश का पोजीशन बताया गया था। इसका मतलब वो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का ही पोजीशन है। ये बड़ी बात है। पोजीशन मतलब क्या, ब्रिटिश के अंदर ही वो चीज़ सब आता है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बोला गया कि जितने भी टेरिटोरियल पोजीशन है, जितने भी प्रिविलेजेस है, और जो भी मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बरकरार रहेगा भारत में 20 साल तक के लिए। यानी कि 1793 से तुम 20 ईयर्स ऐड कर देते तो यानी कि 1813 तक बरकरार रहेगा ये चीज़। फिर 1813 में फिर ये रिन्यू होगा, और फिर तो इसके लिए दूसरा चार्टर आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो चार्टर एक्ट है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है। दूसरा देखो, अब देखो हम जानते हैं इस चीज़ को कि पीट इंडिया एक्ट में BOC का भी मैकेनिज्म आया था। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स देखना, और COD का काम क्या है, तुम्हारा कमर्शियल एस्पेक्ट को देखना। हाँ, पॉलिटिकल अफेयर्स का मतलब वही मिलिट्री, आर्मी, सिविल सब कुछ देखना वो। तो गवर्नर जनरल, उसके ऊपर COD के ऊपर BOD, और BOD से उधर तुम्हारा पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो तय कर रहा है ये सभी चीज़। तो देखो जो सैलरी है BOC में बहुत सारे ऑफिसर बैठे रहेंगे ना। अब BOC में कौन अपॉइंट करेगा, बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगा। तो BOC में जितने भी मेंबर्स होंगे उसका जो सैलरी है वो भारत से लिया जाएगा। अब वो ब्रिटिश एक्सचेकर से नहीं लिया जाए। कहने का मतलब ब्रिटेन पैसा नहीं देने जा रहा है अब BOC के ऑफिशियल्स को। यानी कि BOC जो कि एक तरह से लिंक है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका काम है पॉलिटिकल अफेयर्स देखना, उसका जो वेतन है, उसका जो सैलरी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देने वाला नहीं है। वो कौन देगा, इंडिया ही देगा उसको। इंडिया से जितने भी कमाई होगा वहीं से वो कट के जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जो ब्रिटिश वहाँ बैठा हुआ है, जो लंदन में ब्रिटिश बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करना चाहता है कि भारत में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी सर्वेंट काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है। देखो तो वो चीज़ नीचे लिखा गया है कि ऐसा क्यों। तो फिर से बात को समझो। सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज ड्रॉन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज
एंड नॉट आउट ऑफ द ब्रिटिश एक्सचेकर, यानी कि ब्रिटिश के तिजोरी से पैसा नहीं जाएगा बीओसी के मेंबर्स के लिए। कहाँ से पैसा जाएगा? वो भारत के भूमि से जाएगा। भारत में जो पैसा कलेक्शन होगा, भारत में जो रेवेन्यू होगा, उसी से बीओसी को दिया जाएगा पैसा, उसका वेतन दिया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि इस तरह का चीज़ चार्टर एक्ट में किया गया? इसका कारण ये है कि कंपनी के ऊपर प्रेशर हो ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, नंबर 1, समझे। और दूसरी बात है कि यदि इलीगल प्रैक्टिस कर रहा हो कंपनी, यदि कोई करप्शन कर रहा हो, यदि कोई प्राइवेट ट्रेड कर रहा है, तो कम से कम कंपनी सुधर जाए, क्योंकि कंपनी को ये मन में एहसास होना चाहिए कि अब हमको पैसा बीओसी को भी देना है, इसलिए उधर ही पैसा देना है, इसलिए हम गलत तरीके से पैसा खर्च ना करें। जैसे मान लो कि आपके ऊपर कोई कर्ज है और आपको पता है कि आपको टाइम पे चुकाना है, तो आप गलत तरीके से एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, गलत तरीके से खर्च नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजबूरी आपके ऊपर आ जाएगा कि आपको टाइम पे पैसा देना है। समझ पा रहे हो ना? तो अब जो सैलरी होगा बीओसी का, वो सैलरी कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा। पर अब ब्रिटिश एक्सचेकर से नहीं आएगा, ब्रिटेन के तिजोरी से नहीं आने वाला है। दूसरी बात है कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको और पावरफुल बना दिया गया, पूरा पावरफुल बना दिया गया। गवर्नर जनरल पावर स्ट्रेंथन ओवर अदर प्रेसिडेंसी। हम जान रहे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और कह दिया गया कि जो बम्बई का प्रेसिडेंसी है उसके गवर्नर जो है, मद्रास के जो प्रेसिडेंसी है उसके जो गवर्नर है, वो दोनों ही सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। सही बात है ना? मगर उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहा है जिसके वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो यही जो पीट इंडिया एक्ट था, गौर करना, पीट इंडिया एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो 4 मेंबर था उसको 3 कर दिया गया ताकि जल्दी से डिसीजन ले सके। यानी कि 3 मेंबर में कोई भी एक मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ आ जाएगा तो वो डिसीजन ले सकता है। करेक्ट? ये हम लोग पीट इंडिया एक्ट में देखे थे कि उसमें संशोधन किया गया था। पीट इंडिया एक्ट भी अपने आप में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसको डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए ही आया है। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो ना सभी चीज़? ये हाँ, ये समझना है तो आपको पुराना वाला चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अब देखो गवर्नर जनरल का पावर और बढ़ा दिया गया। कारण क्या है कि वो जल्दी से डिसीजन ले सके। और हिडन रीजन क्या है? पीछे का कारण क्या है? पीछे कारण ये है कि सिंस अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज डन बाय बीओसी एंड सीओडी सो दे हैव इनहेरेंट कंसर्न्स। चूँकि जानते हैं हम लोग कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है या फिर गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, ये अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसको था? बीओसी को, सीओडी को। यही लोग ने डिसाइड करते थे। तो ये लोग चाहते थे कि कम से कम जल्दी से डिसीजन लें, हमारे हक में डिसीजन लें। और यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सुनते रहेगा तो डिसीजन जल्दी नहीं होगा। इसलिए कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का और ज़्यादा पावर बढ़ा दिया गया ताकि वो तेज़ी से डिसीजन ले सके। और पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बीओसी और सीओडी चाहता है कि जल्दी डिसीजन लें और हमारे फ़ायदा हो, उसका हमको फ़ायदा पहुँचे उस चीज़ से। समझ गए ना? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल को ये भी पावर दे दिया गया कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर सकते हो यदि आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो तो। जैसे अभी भी भारत में है ना कि यदि प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट को यदि कुछ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। सही बात है ना? बिल्कुल। तो गवर्नर जनरल क्या है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है अपने एब्सेंस में। और जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स होंगे ना जी, 4 से 3 कर दिया गया, तो वहीं से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं। और वो मान लो कि वो आदमी बिजी है, वो आदमी कहीं दूसरी जगह पे है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आके काम कर सकता है। अब बोलोगे कि सर ये क्या अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट इसलिए है ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल सके, ये बाकी कुछ काम कर सके। जानते हो हर आदमी हर टाइम कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता है। मान लो कहीं भी कोई संधि करने के लिए जाना है तो उस केस में उसके बिहाफ में वाइस प्रेसिडेंट भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रोल प्ले कर सकते हैं। और वो वाइस प्रेसिडेंट आएगा कहाँ से? अपना ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आएगा, जहाँ पे 3 मेंबर्स हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट? चलो, यस वी हैव कवर्ड चार्टर एक्ट 1793। अब यहाँ पे देखते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या है? तो देखो, इसमें भी ये बात कहा गया कि जो भी टेरिटोरियल पोजेशन है, जो भी प्रिविलेजेस है ना, और जो भी ट्रेड है, इसका जो मोनोपोली है आगे 20 साल तक और बरकरार रहेगा। यानी कि 1813 में तुम 20 साल और ऐड करोगे तो 1833 तक और बरकरार रहेगा। मगर अच्छा, मैंने ट्रेड का कहा, मगर देखो जो ट्रेड है, ट्रेड अब लिमिटेड है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ स्टूडेंट, याद करना है हमें 1600 चार्टर को।
जो क्वीन एलिजाबेथ इशू की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। हालांकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था, मर्चेंट ऑफ समथिंग लंदन करके कुछ था, जो भी है उसको वो बाद में जाके तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी ही बना है, तो लूजली हम लोग बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझो 1600 में जो चार्टर इशू हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि केप ऑफ गुड होप, वही केप ऑफ गुड होप जहाँ पे वास्को ड गामा आया था, ठीक है। उससे पहले और भी लोग आए थे, डायास भी आए थे। तो केप ऑफ गुड होप से लेके चाइना तक का जो ट्रेड का जो मोनोपोली है, कुछ भी ट्रेड का मोनोपोली है, यदि ब्रिटेन से कोई आ रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, बाकी नहीं कर सकता। बाकी कोई मर्चेंट यदि आना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, उसका मोनोपोली नहीं होगा। मोनोपोली किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। मोनोपोली मतलब मनमानी, जो मन करे ट्रेड कर सकता है। इसमें क्या हुआ कि ठीक है, टेरिटोरियल पोजीशन आपका है, अच्छी बात है, प्रिविलेजेस भी आपको मिलेगा, बट जो ट्रेड है, ट्रेड आपका केवल चाइना के साथ ही हो सकता है। अब बस जो चाइना के साथ भी ट्रेड करोगे तो बस टी ट्रेड ही कर सकते हो, चाय का ही ट्रेड कर सकते हो। बाकी दूसरा जो ट्रेड है वो खोलना पड़ेगा, बाकी भी इंग्लैंड से मर्चेंट आएंगे, वो अपना व्यापार करेंगे। तो कहने का मतलब मोनोपोली तोड़ दिया गया है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको अभी कैसे समझ सकते हो? जैसे कई बार होता है ना, सरकार एफडीआई को अट्रैक्ट करती है, तो सरकार जब एफडीआई को अट्रैक्ट करती है तो कहती है, कई बार सरकार पूरा 100% खोल देती है कि कोई भी आदमी आके इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल वही चीज़ है, एक तरह से एफडीआई खोलना ही है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा मोनोपोली नहीं रहेगा ट्रेड पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल मोनोपोली तुम्हारा चाइना प्लस टी ट्रेड रहेगा। चाइना के साथ आप कुछ भी व्यापार कर सकते हो, और टी जो एशिया से टी जो बिक रहा है पूरा यूरोप में, उस पर आपका कंट्रोल होगा बस, बाकी किसी पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। बाकी आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज नहीं होगा आपको, मोनोपोली नहीं होगा। बाकी इंग्लैंड के मर्चेंट्स वो भी आके व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर होना शुरू हो गया था इंग्लैंड में। और देखो ये जो समय 1813 का जो समय है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय है। अब वहाँ के ट्रेडर्स को, अब वहाँ के इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। तो यदि ईस्ट इंडिया कंपनी यदि यहाँ पे मोनोपोली करके रहेगा तो फिर कैसे रॉ मटेरियल मिल पाएगा इंग्लैंड वाले लोग को? बात समझो, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है अभी, क्योंकि 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, और 1800 देखते थे, 1800 या 1850 तक ये बहुत बड़ा गति ले लेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि इंग्लैंड में है। समझ पा रहे हो ना? तो चूँकि वहाँ पे आपको इनपुट चाहिए उस इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए यहाँ पे मोनोपोली तोड़ा जा रहा है। देखो, तो मोनोपोली केवल टी और चाइना ट्रेड तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, नंबर 1। और 10 साल के लिए फिर रिन्यू कर दिया गया कि ट्रेडिंग प्रिविलेज आपको 20 साल के लिए ट्रेडिंग प्रिविलेज 20 साल के लिए और कंटिन्यू रहेगा, यानी कि 1813 से लेके 1833 तक आप बने रहोगे। हाँ, मगर ये चीज़ समझना होगा कि सेपरेट अकाउंट बनाना है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एक सेपरेट अकाउंट और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेपरेट अकाउंट, दोनों अकाउंट अलग होना चाहिए, दोनों का खाता अलग होना चाहिए, ताकि प्रॉपर ऑडिट हो सके क्या क्या कमर्शियल एस्पेक्ट हुआ यहाँ पे, क्या क्या कमर्शियल चीज़ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और क्या क्या पॉलिटिकल चीज़ हुआ, दोनों का सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। गॉट इट ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ। और मोनोपोली तुम्हारा जो है वो केवल टी और चाइना ट्रेड तक है। दूसरी बात यह है कि अब देखो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का, जो अभी इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ब्रिटेन में बैठा हुआ है, बिल्कुल उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। वो यहाँ पे बनिया के रूप में आ सकता है, एज वेल एज वो क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में भी आ सकता है अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। समझ पा रहे हो ना? और हाँ, 1 लाख रुपया दिया गया तुम्हारा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, लिटरेचर के लिए और एजुकेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार ब्रिटिश ने यदि कुछ एजुकेशन के लिए पैसा आवंटित किया है, एलोकेट किया है, तो वो चार्टर एक्ट 1830 में दिया गया है। 1830 में उसका प्रोविजंस है। आया समझ में? तो यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार कि बताओ तो सबसे पहली बार ब्रिटिश ने मनी एजुकेशन पे कब दिया था? 1813 में, इस चार्टर में दिया था। 1 लाख रुपया दिया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये अब आने वाले समय में ये एक लेसेस्टिकल इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है भारत में। इसका मतलब क्या है कि भारत में अब ब्रिटिश का एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। कहो क्यों सर, कैसे इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, कैसे? क्योंकि देखो ये जो शब्द है इक्लेसिस्टिकल, ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है, ये शब्द चर्च से जुड़ा चीज़ है। इसका मीनिंग देखोगे तो एक भव्य इस्टेब्लिशमेंट बनना, एक बहुत ही तगड़ा इस्टेब्लिशमेंट बनना। कैसे अब बहुत तगड़ा इस्टेब्लिशमेंट बनेगा भारत में? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। अब कोई भी ब्रिटेन का मर्चेंट आ सकता है, अब कोई भी ब्रिटेन का क्रिश्चियन मिशनरी आ सकता है यहाँ पे। तो भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया बाकी लोग के लिए कि वो आ सकता है, अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी बढ़िया क्लास आके अपना ट्रेड कर सकता है। बस वो टी ट्रेड ना करे और ना ही वो चाइना ट्रेड करे, क्योंकि वो उसमें किसका मोनोपोली है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली है।
आगे देखो स्टूडेंट, तो सवाल ये उठेगा कि आखिर कंपनी का मोनोपोली को क्यों तोड़ा गया 1813 में, क्या रीज़न है इसके पीछे। और फाइनली 1833 में तो पूरा ख़त्म ही कर दिया गया मोनोपोली। 1833 में बच्चे लोग जो अभी दिया गया 20 साल के लिए बढ़ाया गया ना कि चाइना के साथ आप ट्रेड कर सकते हो और टी ट्रेड आपका एक्सक्लूसिव ट्रेड है, ये चीज़ 1833 में तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो क्यों ऐसा, क्यों, क्या परिस्थिति आ गया बैकग्राउंड में। तो नंबर 1 समझो, अमेरिकन सिविल वार चल रहा था जी, यही सिविल वार जानते हो ना, जहाँ पे नॉर्थ यूएस से और साउथ यूएस से अलग हो रहा था। एंड थैंक्स टू अब्राहम लिंकन कि इनके मेहनत की वजह से नॉर्थ और साउथ को एक किया गया। और अभी तुम यूएसए देखते हो तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अब्राहम लिंकन का भी है। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन सिविल वार के बाद इनका असासिनेशन भी हो गया, इनका मर्डर भी हो गया था, ये शहीद हो गए थे। बात समझे, देखो अमेरिकन सिविल वार चल रहा था इस समय, तो डिमांड था कॉटन का भारत से, क्योंकि जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स भी वो जगह भी बहुत सुंदर है तुम्हारा प्लांटेशन सबके लिए, कॉटन सबके लिए। जब वहाँ सिविल वार होगा तो कॉटन तो वहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि देश में बहुत बुरा स्थिति है, क्योंकि वो भी तो ब्रिटेन का ही कॉलोनी है यूनाइटेड स्टेट्स। और जानते हो कि इंडिपेंडेंस हो गया, यानी कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1770s के आसपास, 1770s और 80s के पास। अमेरिका क्या बन गया, यानी कि 13 कॉलोनीज मिला के एक नेशन बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। आस्ते आस्ते बहुत सारा उसमें स्टेट जुड़ा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। चलो ठीक है, हाँ उसके बाद भी ट्रेड अच्छा था, उसके बाद भी कॉटन सब वहाँ जाता था। मैं जैसे ही सिविल वार हुआ वहाँ पे, गृह युद्ध जैसे ही हुआ, तो वो जो सप्लाई हो रहा था, जैसे किसी भी कंट्री में जब गृह युद्ध छिड़ जाए तो उसका एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड में भी इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो जैसे अमेरिकन सिविल वार हो गया स्टूडेंट्स, तो उसके वजह से जो कॉटन सप्लाई हो रहा था अमेरिका से यूके, वो बंद हो गया। तब अब ब्रिटेन के पास दूसरा क्या है ऑप्शन, इंडिया, और इंडिया कॉलोनी है। जब इंडिया कॉलोनी है, अब कॉटन लाएंगे तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे बैठा रहेगा कि भाई हम, हमारा राइट्स है, हम हैं यहाँ के निर्माता, हम हैं यहाँ के बॉस, हम हैं। तो इसलिए इस चार्टर एक्ट में उसका जो ट्रेड है वो लिमिट कर दिया है कि तुम्हारा ट्रेड केवल चाइना के साथ है और तुम्हारा ट्रेड केवल टी के साथ होगा, बाकी में खोलो दरवाज़ा, ताकि कॉटन सब, बाकी रॉ मटेरियल सब यूके में पहुंच सके और वहाँ पे इंडस्ट्री में उसको एज ए इनपुट यूज़ किया जा सके, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इंडिया में, वो इंडिया के मार्केट में वो फैला सके। स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट, बात समझो ना। तो अमेरिकन सिविल वार में ग्रेट डिमांड था तुम्हारा कॉटन का, देयर वाज अ डिमांड ऑफ कॉटन एंड इंडिया वाज द चीप सप्लायर। बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यूके में भी तो आपका इंडस्ट्री चल रहा है, उसको फिट करना है, और सिविल वार के वजह से डिस्टर्ब हो गया वो सिस्टम। तो देयर वाज अ नीड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, समझ रहे हो ना। एट द सेम टाइम नेपोलियनिक वार भी चल रहा है, याद करो बच्चे लोग, बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन ख़त्म हुआ है। नेपोलियन का जो 1800 के आसपास जो उदय है, और 15 साल तो नाको दम किया है नेपोलियन ने, पूरा यूरोप को हिलाया है पकड़ के, समझ रहे हो ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने सबको हिलाया है यूरोप को, और उसमें यूके भी एक्सेप्शनल नहीं है। तो ऐसे केस में जो नेपोलियन इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट मतलब यूके को दूर रखने का प्रयास किया था बाकी यूरोपियन नेशन से, उसके वजह से इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आ गया था, महंगाई बढ़ गया था वो। तो महंगाई को ठीक करना है तो एक कंट्री है, कौन है वो, इंडिया है। देखो वही चीज़ लिखा गया है, देयर वॉज अ नीड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू काउंटर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। नेपोलियनिक वार के टाइम में इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा समस्या था, उसको कंट्रोल करना है तो रॉ मटेरियल ज़रूरत है, और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, भारत से आएगा। दूसरी बात ये देखो, वही तीसरा नंबर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है वो चीज़, कि होम मतलब इंग्लैंड में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया वहाँ पे, मशीन एज है वो, अब बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे फिनिश गुड्स का, मशीन गुड्स का, समझा। और उसके लिए क्या चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको मार्केट भी चाहिए ताकि फिनिश प्रोडक्ट को उतारा जा सके। इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, रॉ मटेरियल के लिए भी इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और फिनिश प्रोडक्ट को उतारना है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा मार्केट चाहिए, तो इंडिया इज़ द ऑप्शन। तो देखो ये सब रीजन के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली 1813 में रिस्ट्रिक्ट किया है, कहाँ तक, टी और चाइना तक, समझे। सो एज टू एनेबल अदर इंग्लिश कंपनीज टू ट्रेड विथ, ताकि बाकी इंग्लिश मर्चेंट क्लास को भी, बाकी कंपनी भी जो ब्रिटेन का है वो भी आके भारत से व्यापार कर सके, वो भी आके यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद सके, वो भी वहाँ से इंग्लैंड से सामान आके भारत में सप्लाई कर सके। मोनोपोली इसलिए तोड़ा गया।
और भी देखो स्टूडेंट, दूसरी बात है कि अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तो एक नया सोचने का एक नया अंदाज क्रिएट हुआ है, जिसको बोलते हैं लेजिस फेरी डॉक्ट्रिन। ये क्या होता है लेजिस फेयर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि सरकार कंट्रोल नहीं करेगी कि क्या प्रोडक्शन होगा और क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मार्केट डिसाइड करेगा। बच्चे लोग, आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, तो आज क्या तुमको लगता है कि सरकार डिसाइड करती है क्या सामान बिकना चाहिए मार्केट में या नहीं बिकना चाहिए? कंज्यूमर डिसाइड करता है। कंज्यूमर को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ बहुत तुमको मार्केट में मिलेगा, और जो कंज्यूमर को पसंद नहीं है वो मार्केट में नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? तो लेजिस फेयर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि मार्केट के हवाले दे दो, मार्केट विल डिसाइड डिमांड एंड सप्लाई। तो इस तरह का जो विचार है, इस तरह का जो सोच है, वो पनपने लगा है। कैपिटलिज्म कहते हैं इसको। इसी में कोई कमा के कैपिटलिस्ट क्लास बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाहते हैं हम? तो लेजिस फेयर डॉक्ट्रिन अब बहुत प्रबल होने लगे थे इस समय। हाँ, ये फ्री मार्केट प्रिंसिपल का अपील करता था, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा और बाकी मर्चेंट के लिए खोलना पड़ा कि भाई जिसके पास जो टैलेंट है वो जाए, अपना प्रोडक्शन करे, सप्लाई करे, जो करना करे, वो पूरा मार्केट हम खोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है, बिजनेसमैन का भी अपना ही लॉबी चल रहा था, सरकार पे बार बार दबाव दे रहा था कि भाई खोलो, काहे ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक करेगा, 1600 से लेकर अभी तक करेगा, हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए क्या? तो पीछे से प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, पीछे पार्लियामेंट में प्रेशर, वहाँ पे यूके में, तो खोलना पड़ा दरवाजा। और दूसरी बात है, क्रिश्चियन मिशनरी के ऊपर, क्रिश्चियन मिशनरी भी प्रेशर दिए जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा जितना इसको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। अब खोलो, हमको कितना दिन तक हम यहीं पर रहेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उसको हमको वो बनाना है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना है। आखिर क्रिश्चियन मिशनरी काम क्या था? ये आके ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया कि नहीं किया लोगों को? तो ये चीज़ है स्टूडेंट, ये कुछ रीजन के वजह से मोनोपोली कंपनी का तोड़ दिया गया 1813 में। अब यहाँ पे समझो, बिल्कुल जो पढ़ाए हैं, जो समझाएं, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिफ्थ पॉइंट देखो स्टूडेंट, यहाँ इसका फिफ्थ पॉइंट बता देते हैं कि 1 लाख रुपया दिया गया था लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए, लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए। और एट द सेम टाइम जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो आपका साइंस का नॉलेज है, उसको प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। समझ गए ना? बाकी सभी पॉइंट मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ो। यस, वी हैव कंप्लीटेड चार्टर एक्ट 1813। अब बात करेंगे 1833 का, क्योंकि जानते हो कि 1813 में भी 20 साल बढ़ाया है। हाँ, मोनोपोली थोड़ा क्या किया, तो रिस्ट्रिक्ट किया है, चाइना एंड टी तक। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे लोग क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो देख रहे थे तुम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना। अब 1833 के चार्टर में क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। यहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। और ऐसा कौन शख्सियत है जो फर्स्ट बने थे? तो वो विलियम बेंटिक है। यही शख्सियत जिन्होंने सती खत्म किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। विलियम बेंटिक, याद है ना जी? विलियम बेंटिक, समझे? लॉ कमीशन, बिल्कुल लॉ कमीशन देखते हो ना, अभी भी लॉ कमीशन है कि नहीं है? बताओ कंट्री में लॉ कमीशन क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसको बनाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकार में अभी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है बॉडी को, दैट इज कॉल्ड लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन शुरू से ही एग्जीक्यूटिव बॉडी रहा है। तो उस समय लॉ कमीशन फॉर्म हुआ था। लॉ कमीशन कौन बनाए थे? वही मैकेले बनाए थे, थॉमस मैकेले। और वो मैकेले का एजुकेशन बनाने में भी बहुत बड़ा रोल है भारत में। इंग्लिश एजुकेशन यदि किसी ने प्रमोट किया है तो थॉमस मैकेले है। एट द सेम टाइम वो आदमी ने आईपीसी, सुनते हो ना बच्चे लोग, आईपीसी जो देखते हो, इस बार भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस कर दिया आईपीसी को, वो भी बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो थॉमस मैकेले है। तो थॉमस मैकेले का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। बात समझो, तो लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि इंडियन लॉज और इम्प्रूव हो सके, क्योंकि अभी भी बहुत एम्बिग्यूटी है। क्योंकि कुछ चार्टर एक्ट आ रहा है, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट से लॉ पास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला सुना रहा है, गवर्नर जनरल अपना ही बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहा है। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, एम्बिग्यूटी था ना जुरिस्डिक्शन में, हाँ, क्लैश कर रहा था बहुत सारा चीज़। तो अब यहाँ पे भी क्लैश करेगा लॉ को लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना ही आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में एक लॉ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना ही लॉ पास कर रहा है, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अपना ही बात कर रहा है, तो क्लैश कर रहा था। ये क्लैश ना हो इसलिए लॉ कमीशन को बनाया गया।
ताकि इंडियन जो लॉज है उसमें कोडिफाई हो जाए। कोडिफाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंसी ना रहे। एक लॉ, मान लो कि इस लॉ में कुछ लिखा गया, उस लॉ में कुछ लिखा गया, दो यदि कहीं पे कॉन्ट्रास्ट है तो कॉन्ट्रास्ट को चीज़ को हटा के यूनिफॉर्मिटी करना, सब बराबर करना ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, उसके लिए लॉ कमीशन को बनाया गया। और देखो अब गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है फिर से 4 कर दिया गया। याद करना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। पीट इंडिया एक्ट में 3 मेंबर कर दिया गया, अब फिर से 3 से फिर 4 कर दिया गया तुम्हारा चार्टर एक्ट 1833 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बात समझे? तो गवर्नर जनरल, अब तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी नहीं है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है उसमें 3 से 4 मेंबर कर दिया गया। और देखो इसी को कहते हैं कि ये प्योर सेंट्रलाइजेशन, ये फाइनल स्टेप है। पहला स्टेप कब स्टार्ट हुआ? 1773 में, क्योंकि वहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो मद्रास का जो गवर्नर है, जो बम्बई का गवर्नर है, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया कि आपको कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो आपको पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ेगा। ये पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि सेंटर फॉर्म हो रहा था। अब तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी नहीं है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। पूरा भारत का कल्पना हो रहा है वहाँ पे। तो ये तो और भयानक सेंट्रलाइजेशन है, समझे? तो इसलिए बोलते हैं ये फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइजेशन का, पावर सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन समझते हो ना बच्चे लोग, पावर एक जगह कंसंट्रेट रहना। हाँ, और दूसरी बात देखो, जो इन लोगों का लेजिस्लेटिव पावर था, हर गवर्नर के पास अपना पावर था लॉ बनाने का। जैसे मद्रास गवर्नर के पास हो गया, बम्बई वाला हो गया, या आगरा वाला हो गया, आगरा भी प्रेसिडेंसी बना था, आगरा हो गया, ये सब अपना लॉ बनाता था ये लोग भी गवर्नर। वो पावर खत्म कर दिया गया। केवल लॉ बनाने का जो पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को है, उसके काउंसिल को है। आया समझ में? ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि अब दूसरा प्रेसिडेंसी सब लॉ नहीं बना सकता है, उसको उस चीज़ से वंचित कर दिया गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा सेंट्रलाइजेशन है, पूरा पावर शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। द डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाने का जो अधिकार है बाकी गवर्नर को नीचे, उसको पूरा वंचित कर दिया, उसको हटा दिया गया उस चीज़ को। अब देखो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, यानी कि विलियम बेंटिक सर होंगे, उनको पूरा एक्सक्लूसिव राइट्स होगा पूरा ब्रिटिश इंडिया के बारे में तकदीर तय करने का, उसके लॉ, उसको लॉ में उतारने का, लॉ बनाने का। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये चार्टर एक्ट 1833 जो है वो पूरा एग्जाम्पल है सेंट्रलाइजेशन का, कि पूरा पावर अपने हाथ में रख लिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि अब गवर्नर भी, नीचे का गवर्नर भी, मद्रास का गवर्नर भी, बाकी प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी अब अपना लॉ नहीं बना सकता, क्योंकि व्यवस्था था इन लोग के पास भी, क्योंकि इसका अपना गवर्नर है तो इसका भी अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, वो अपना लॉ बनाता था ये चीज़। वहाँ अब अधिकार नहीं है, वो अधिकार केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। अब देखो और भी चीज़ हुआ है, देखो अब देखो क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है इसमें। हाँ, थॉमस मैकेले जो पिक्चर दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना। अब देखो इस लॉ को ना, चार्टर एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलिना बच्चे लोग सुना होगा, ये एक आइलैंड का नाम है, एक टापू का नाम है। यदि तुम अफ्रीकन कोस्ट जाते हो, अफ्रीकन कोस्ट बीच में अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप्ड का है, और अफ्रीका देख सकते हो मैप में, अफ्रीका है तो बीच में अटलांटिक ओशन और अफ्रीका कोस्ट के बीच में एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट हेलिना आइलैंड। तो सेंट हेलिना आइलैंड में ही ये एक्ट बना था, इसलिए इस एक्ट को, चार्टर एक्ट 1833 को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। रीज़न ये है, कोई पूछेगा कि चार्टर एक्ट 1833 को हम सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहते हैं, या फिर सेंट हेलिना एक्ट किसको कहते हैं? तो चार्टर एक्ट 1833 कहते हैं। आखिर क्यों बोल रहे हैं? कारण क्या है कि सेंट हेलिना आइलैंड में ही ये बना था, और सेंट हेलिना का लोकेशन कहाँ पे है? सेंट हेलिना आइलैंड का लोकेशन कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में है। अफ्रीकन कोस्ट के तुम वेस्ट साइड देखोगे तो वहाँ पे तुमको सेंट हेलिना आइलैंड दिखेगा। बच्चे लोग गूगल करके भी देखोगे तो तुमको मिल जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे देखो इसमें और क्या फीचर, थॉमस मैकेले, देखो जी, थॉमस मैकेले स्टूडेंट फर्स्ट लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, क्योंकि देखो 3 मेंबर से 4 मेंबर किया गया ना इसमें, तो जो चौथा मेंबर होगा वो और कोई नहीं, लॉ मेंबर होगा, और वही थॉमस मैकेले होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 3 मेंबर से 4 मेंबर किया गया, जो चौथा मेंबर होगा और कोई नहीं, वो लॉ मेंबर होगा, कानून जानने वाला एक्सपर्ट होगा, और वो शख्सियत कौन होंगे? थॉमस मैकेले। और यही थॉमस मैकेले हैं जो कि लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन के अध्यक्ष होंगे, और यही लॉ सब कोडिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही एम्बिग्विटी था उस समय, बहुत ही कन्फ्यूजन था उस समय लॉ को लेके। देखो यहाँ पे समझो,
तो कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली है वो एंड हो गया, खत्म। चाइना ट्रेड भी खत्म, टी ट्रेड भी खत्म, अब कोई ऐसा नहीं है। अब प्योरली, अब बच्चे लोग इसको बोलते हैं, इसको देखो देखो, इसको भी एक स्टेप सही है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में तुमको दिखेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल बॉडी है वो सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बन रहा है, क्योंकि वो ट्रेडिंग भी करेगा, साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएगा। आर यू गेटिंग मी? क्या समझ पा रहे हो ना? अब क्या है कि ट्रेडिंग नहीं करेगा, वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। 1773 में जस्ट वो अब पॉलिटिकल एंटिटी बना था, बट और ट्रेडिंग वाला चीज़ भी तो कैरी कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब ट्रेडिंग नहीं करेगा, वो मोनोपोली टूट गया। अब कोई भी मर्चेंट आ सकता है इंग्लैंड से काम करने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, वही प्रशासन देखेगा, वही पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है स्टूडेंट। सेकंड देखो, हाँ ओपन कम्युनिटी, देखो राजा राम मोहन रॉय और हमारे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर बोल रहे थे ना कि कोऑर्डिनेटेड सर्विस, देखो दो तरह का सर्विस होता था, कोऑर्डिनेटेड सर्विस और नॉन कोऑर्डिनेटेड सर्विस। कोऑर्डिनेटेड सर्विस मतलब हाई पोस्ट का, जैसे आईएएस सब हो गया, सिविल सर्विस सब, ये बहुत बड़ा पोस्ट है। उस समय भी आखिर सिविल सर्विस तो बनाया ब्रिटिश नहीं, तो कोऑर्डिनेटेड सर्विस इंडियंस के लिए भी खोल दिया जाए, ये बहुत से पहले से मांग था। मैं इंडियंस को क्या देता था, ये केवल नॉन कॉन्वेटेड सर्विस, यानी कि छोटे लेवल पे सर्विस देता था। अब पहली बार ब्रिटिश के समझ में ये आया कि सिविल सर्विस क्या करे, इंडियंस के लिए भी ओपन कर दे। उस समय सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ का विरोध किया, इसलिए वो मेटलाइज नहीं हो पाया। कम से कम थॉट प्रोसेस तो जनरेट हुआ। और ये समय है 1833 का, और 1833 तक जानते हो कि उससे पहले राजा राम मोहन रॉय बहुत कुछ कर चुके हैं। ब्राह्मण समाज, आत्मीय समाज, वो एक प्रेशर डाल चुके हैं। और राजा राम मोहन राय कितना कुछ बोले थे कि भाई ओपन सर्विस होना चाहिए सबके लिए, सिविल सर्विस होना चाहिए इंडियंस के लिए भी। और राजा राम मोहन टाइप के और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जो बार बार बोल रहे थे कि नो, सिविल सर्विस वाला एग्जाम बिल्कुल इंडियंस को भी मौका मिलना चाहिए उसको पास करने का, उसमें बैठने का। तो देखो कोशिश तो किया गया कि ओपन कंपटीशन कर दे सिविल सर्विस का, मगर ये पूरा मेटलाइज नहीं हो पाया। इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ को विरोध किया है उस समय, इसलिए ये मेटलाइज नहीं हो पाया। दूसरी बात है कि हाँ स्टेप्स लिए गए स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए भी, और साथ साथ जो स्लेब समझ रहे हो ना, जो बंधुआ मजदूर सब है, हाँ वो बंधुआ मजदूरी वाला जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का बात है। इसमें बहुत सारे मेजर्स लिए गए, और साथ साथ जो स्लेब्स का जो स्थिति बहुत खराब है उसको भी ठीक करने का बात हुआ था। और देखो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकम द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। क्या है इसका मतलब? जो बीओसी का जो प्रेसिडेंट होगा, बच्चे लोग बीओसी है ना, बीओसी के जो सबसे बड़े अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे? तुम्हारे मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स होंगे। मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स का मतलब क्या है? यानी कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो संबंध जो जोड़ेगा वो और कोई नहीं, कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बीओसी के जो प्रेसिडेंट होंगे वही शख्सियत मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स ही होंगे। तो मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स का मतलब क्या कि वो आदमी ब्रिटेन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। आया समझ में? बीओसी के जो अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो इंडिया को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये होगा। तो बीओसी के जो अध्यक्ष है, बीओसी के जो प्रेसिडेंट है, वो जाएगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को। तो ये भी बड़ी बात है, समझ गए ना? हाँ आगे देखो, थोड़ा सा इम्पैक्ट देखो चार्टर एक्ट का क्या क्या हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है सेंट्रलाइजेशन का, पावर कंसोलिडेशन का। कैसे? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है, बड़ी बात है। नंबर 1, अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी नहीं रहा जी, ठीक है, अब कमर्शियल बॉडी नहीं रहा वो, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया और वो क्राउन का ट्रस्टी बन गया, यानी कि क्राउन के बिहाफ में वो यहाँ पे रूल करेगा। और क्राउन को जब भी मन करेगा क्या करेगा? क्राउन कभी भी मन करेगा क्राउन ले लेगा। हालांकि इसमें 20 ईयर्स बढ़ा दिया गया है अभी भी। तो 1833 से लेके 1853 तक अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी बरकरार रहेगा, वही रूल करेगा, क्योंकि अब कमर्शियल बॉडी तो नहीं है वो, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। बच्चे समझो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। अब इंडिया में वो रहेगा तो ट्रेड करने के लिए नहीं रहेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रहेगा, और उसके लिए भी 20 साल बढ़ा दिया गया है, समझे? हाँ, लॉ कमीशन मैकले के अंदर क्या करेगा? लॉ को कोडिफाई करेगा। और उसमें देखो क्या लिखा गया, एट द सेम टाइम बहुत सारे मेजर्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, क्या करेंगे?
स्लेवरी को ख़त्म करेंगे और स्लेव का जो बुरा कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और ये चीज़ तुमको 1843 के एक्ट में भी दिखेगा, वहाँ पे 1843 में भी ये चीज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब जो ढांचा जो खींचा गया कि स्लेवरी को ख़त्म करना है, स्लेव्स का कंडीशन ठीक करना है, वो 1833 के चार्टर एक्ट में ही खींचा गया था। और वो चीज़ तुम्हारे 10 साल बाद लागू हुआ है भारत में, क्योंकि टाइम लगता है लागू करने में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे देखो अच्छे से। आखिर सवाल ये कि लॉ कमीशन अभी क्यों आया 1833 के उसमें? तो कारण क्या है कि कन्फ्यूजन था लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि अलग अलग तुम्हारा क्या डाइवर्स लॉज था। जैसे एग्जांपल देखो, कुछ एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर रहा है, कुछ लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर रहा है, कुछ चार्टर एक्ट अपना ही है। देख रहे हो 1813 का, 1833 का दिखेगा तुमको। हाँ, कुछ गवर्नर के जो काउंसिल है वो भी अपना लॉ बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी तुम्हारा ऑर्डर आ रहा है, तो क्लैश कर रहा था एक दूसरे से, यूनिफॉर्मिटी नहीं था, ठीक है। हाँ, अब अलग अलग प्रेसिडेंसी भी है, तो अलग प्रेसिडेंसी में अलग ही लॉ चल रहा है। बहुत ही एम्बिग्यूटी था, बहुत ही कन्फ्यूजन था। तो क्या किया जाए, लॉ को कोडिफाई किया जाए, इसलिए लॉ कमीशन को बनाना अनिवार्य समझा गया उस समय। यहाँ पे समझो, ये तुम लोग को बताना है मुझे। अब जो गवर्नर जनरल है और उसका जो काउंसिल है वो पूरी तरीके से पूरा पावर है उसको सुपरिटेंड करने का, कंट्रोल करने का और डायरेक्ट करने का। क्या? दोनों ही चीज़, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी। समझ गए ना? नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि इसमें देखो 3 से 4 मेंबर कर दिया गया, और जो चौथा मेंबर होगा वो कौन होंगे? 9 मेंबर होंगे। और पीट इंडिया एक्ट में क्या किया गया था? 4 से 3 कर दिया गया था, इसमें क्या फिर 3 से 4 कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो इससे पहले जितने भी एक्ट आए, इससे पहले क्या क्या एक्ट आया? 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट आया, उससे पहले पीट इंडिया एक्ट आया, फिर पीछे करोगे तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उसको फिर पीछे करोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। तो 1833 के चार्टर से पहले जितना भी एक्ट बना है वो सब तुम्हारा क्या है? रेगुलेशंस है। अब 1833 के बाद जितने भी कानून बनेंगे, जो भी नियम बनेगा, वो एक्ट कहलाएगा। तो कहोगे सर ये क्या है एक्ट और रेगुलेशन? बाबू, रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, और एक्ट का मतलब होता है कानून व्यवस्था। तो कानून जो वर्ड है, जो लॉ है, वो बड़ा शब्द है, उसमें मीनिंग है, उसमें सैंक्टिटी है, समझे ना? उसको आप ठुकरा नहीं सकते हो, यदि ठुकराओगे तो बहुत नेगेटिव माना जाएगा उसको। लॉ जैसे मान लो कि इंडियन पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, तुम यदि उल्लंघन करोगे तो तुमको पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो कानून है, आप कानून के विरोध नहीं जा सकते हैं। तो अब 1833 के बाद जो भी चीज़ बनेगा वो सब लॉ कहलाएगा, और उससे पहले जो भी बना वो सब रेगुलेशंस था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर डिवाइड है। आया समझ में ये चीज़? यूपीएससी कई बार पूछ भी लेती है ये सभी चीज़ को। आगे देखो, हाँ, अब देखो लीगलाइज कर दिया कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो कि इंडिया में किया वो लीगल चीज़ है, इलीगल नहीं है, लीगल है। वो पास हो गया वहाँ से। और ये भी बोला गया कि कंपनी का जितना भी टेरिटरी है इंडिया में वो कंपनी अपना देखेगा, बट कंपनी किसके बिहाफ में देखेगा? इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हियर्स एंड सक्सेसर, यानी कि राजा जो वहाँ पे, राजा का जो शासन है ब्रिटेन का, उसके बिहाफ में, यानी क्राउन जो है, क्राउन के बिहाफ में कंपनी यहाँ पे देखेगा। और क्राउन को जब मन होगा तब ले लेगा वो अपने हाथ में। यदि तुम कस्टोडियन है, तुम यदि गार्जियन है किसी का, समझे, तो तुमको कुछ दिन के लिए मौका दिया गया है देखभाल करने के लिए, फिर जो ओरिजिनल मास्टर है वो आके ले लेंगे उस चीज़ को। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 4th नंबर, जो भी भारत में लॉ बनेगा वो हर लॉ ब्रिटिश के पार्लियामेंट में रखा जाएगा, वहाँ पे भी उसके ऊपर डिबेट होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर से फैसला ले रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा था, जो बहुत सारा नोटिस वगैरह जो भी ऑर्डर था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ठीक से बात नहीं होता था, वो नेगलेक्ट, वहाँ के लोग सब ठीक से नहीं देखते थे। इसमें चार्टर एक्ट 1833 में क्या कर दिया गया, जो भी भारत में लॉ बनेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर है, 4 मेंबर जो भी बनाएंगे, वो सभी लॉ वहाँ पे डिसाइड होगा, क्योंकि बाकी वाले को तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नर जनरल जितने भी हैं नीचे वाले, जो गवर्नर जो मद्रास के हो गए, बम्बई के हो गए, और भी बहुत सारे जगह के हो गए, वो लोग तो लॉ बना ही नहीं सकता है। लॉ बनाने का अधिकार क्या है? या तो सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर पास कर रहा है, या तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यदि कोई लॉ बना रहा हो, तो ये सभी चीज़ ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बैठेगा, वहाँ पे ब्रिटिश के पार्लियामेंट में देखेगा कि कितना सही लॉ बना है, कितना क्या डिफेक्ट्स है, वो सब चीज़ चेक किया जाएगा। आप तो कह सकते हैं कि ये डे टू डे ऑपरेशन है,
यानी कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं हो जाता है स्टूडेंट, अचानक ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे नहीं आ गया। ये सब भूमिका है, कंट्रोल करने का एक तरीका है, कैसे आस्ते आस्ते कंट्रोल किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में। समझ पा रहे हो ना? तो देखो, हाँ ये तो मैं बोल ही चुका हूँ कि एक्ट ऑफ 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, मेजर्स लेंगे स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए भी, और साथ साथ जो स्लेव का बुरा कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी। और ये चीज़ तुमको कहाँ पे दिखेगा, 1843 में दिखेगा, क्योंकि उस समय प्रोविजंस ही आया केवल, और ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगा 1843 में। समझ पाए ना ठीक से? आगे देखो, हाँ अब देखेंगे फाइनली चार्टर एक्ट 1853। अब देखो ये खास क्यों है, क्योंकि अब रिन्यू नहीं किया गया, अब नहीं बढ़ाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कितना दिन तक भारत में रह सकता है। कहोगे सर ये क्या हो गया बात, ऐसा क्यों, ये अंतिम चार्टर एक्ट क्यों है ऐसा? क्योंकि लॉर्ड्स ऑफ प्रेशर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात उठना शुरू हो गया, वहाँ में लीडर्स में शुरू हो गया कि अब ये सही मौका है, ले लो इंडिया को। अब कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करते रहेगा वहाँ पे, हो गया। तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए एट द सेम टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल रहा है कि नो, हम ही रहना चाहते हैं, हम ही कैरी करना चाहते हैं। तो दोनों को बैलेंस करना है स्टूडेंट। जो ब्रिटेन में मांग उठ रहा है कि अब इंडिया को अपने हाथ में रख लो, अब छोड़ दो ईस्ट इंडिया कंपनी को, छोड़ दो, काहे ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगा, अब पूरा कंट्रोल किया जाए। तो एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा कि हमको कैरी करना है, हमको दीजिए पावर। तो ये दोनों के बीच का सोल्यूशन होगा। ये बीच का सोल्यूशन क्या होगा कि ठीक है तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तुम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहो, दिक्कत नहीं है, हम तुमको चार्टर एक्ट में रिन्यू नहीं करने जा रहे हैं, तुम जितना दिन तक करना है करो। तो इससे कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में ये आया ना कि हमको करने दे रहा है। और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे इंग्लैंड में जो डिबेट उठ रहा है कि इंडिया कंट्रोल किया जाए, तो वो लोग भी खुश हो जाएगा, चलो ठीक है चार्टर में रिन्यू तो नहीं हुआ है, कभी भी कर सकते हैं। तो दोनों को साधने का बात किया गया इसमें, आ रहा है समझ में ना? दोनों ही ताकि खुश रहे। और ये बीच का मिडिल ग्राउंड है, ये एक मिडिल अप्रोच है। कैसे मिडिल अप्रोच है कि जो इंग्लैंड में जो डिबेट हो रहा है कि अब इंडिया को कंट्रोल किया जाए डायरेक्ट, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगा, अब हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता है कि अभी भी हम ही कैरी करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाए कि हाँ तुम ही कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चार्टर एक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, खुश नहीं करें, रिन्यू नहीं करेंगे, तुम ही करो ना, हम तुमको निकाल नहीं रहे, तुम ही करो कैरी, ठीक है, हम चार्टर एक्ट लिखेंगे नहीं। क्योंकि चार्टर एक्ट यदि लिख दिया जाएगा तो ब्रिटेन में जो डिबेट हो रहा है उसके लोग सब, पॉलिटिकल लीडर सब, वो नाखुश हो जाएंगे इससे, क्यों रिन्यू कर दिया फिर 20 साल के लिए, सवाल ये उठेगा। तो वो लोग भी खुश कि चलो ठीक है तुमने रिन्यू नहीं किया, तुमने चार्टर एक्ट में 20 साल नहीं बोला, चलो ठीक है कभी भी ले सकते हैं। और ये भी इसलिए खुश है कि चलो भले ही नहीं किया, मैं कम से कम हम ही रूल कर रहे हैं ना अभी। तो दोनों को साधने का बात किया गया। इतना ही नहीं, जो COD है, COD का मेंबर को भी घटा दिया गया, 24 से 18 कर दिया गया। और 18 में भी 6 मेंबर अब क्राउन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि COD में कौन रहता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी लोग रहता था, उसके शेयर होल्डर लोग रहते थे। तो पहले 24 संख्या था, कितना था, 24 मेंबर्स थे। पहले 24 मेंबर्स को 18 किया गया, 18 किया गया, और 18 में भी बच्चा लोग, 18 में भी 6 जो मेंबर है, वो 6 मेंबर कौन करेगा रिप्रेजेंट, 6 मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। तो वहां पे भी देखो, तो दोनों को साधने का बात किया गया कि ठीक है, चार्टर ने कहा 1853 का कि ठीक है इंडियन टेरिटोरी कंपनी के अंदर ही रहेगा, बट आप कस्टोडियन रहोगे, आप कैरी करोगे किसके बिहाफ में, क्राउन के बिहाफ में, इन ट्रस्ट फॉर द क्राउन। नोट देखो वहां पे, इन ट्रस्ट फॉर द क्राउन, एक एक वर्ड देखो वहां पे ठीक से, आया समझ में, नंबर 1। दूसरा चीज देखो, जो मेंबर्स है COD का उसको रिड्यूस कर दिया गया 24 से 18, और जो 6 मेंबर होगा यानी कि 12 उसका अपना होगा, अब 12 के बाद 6 बचा ना 18 में, 12 के बाद 18 बचा ना जी 6, हाँ 6 मेंबर क्राउन अपॉइंट करेगा। और दूसरी बात देखो, ये सबसे जो थर्ड पॉइंट बोलने वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत में क्या हुआ स्टूडेंट कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, इसको भी सेपरेट कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया गया और लेजिस्लेटिव अलग कर दिया गया। यानी कि पहली बार भारत में पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा यहाँ से, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका काम है डे टू डे ऑपरेशन करना है, एग्जीक्यूटिव का काम, अब क्या हो गया, वहां से एक बॉडी और कट के निकल गया, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव बॉडी। अब लेजिस्लेटिव बॉडी में मैकेले आ जाएंगे, वहां पे मैकेले आ जाएंगे, क्योंकि मैकेले काम क्या है, लॉ बनाना। देखो, द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, समझ जाओ, गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर है ना जी, डिवाइड कर दिया गया,
इसमें और भी नए नए प्रोविजंस हो गए, डिवाइड कर दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगा, ये प्रोविजन था। हाँ, लॉ मेंबर देखो, जो चौथा मेंबर डाला गया था ना चार्टर एक्ट 1833 में, वो चौथा मेंबर को निकाल के ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल दिया गया उसको। तो लॉ मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल दिया गया, समझे। एज वेल एज मेड द फुल मेंबर ऑफ द, लॉ मेंबर का भी वो हिस्सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हिस्सा है, प्लस वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी वो हिस्सा है वो आदमी, यानी कि लॉर्ड मैकेले जो है वो दोनों जगह का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और इधर का भी हिस्सा है। जैसे हमारे देखो ना प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव भी है लेजिस्लेटिव भी है, बात समझ रहे हो, ये व्यवस्था किया गया है। हाँ, और भी देखो स्टूडेंट, एन एक्ट वॉज नीडेड टू स्ट्रक ए बैलेंस बिटवीन कंपनी ऑथोरिटी ओवर टेरिटोरी एंड क्राउन इंटरवेंशन इन कंपनी। ये जरूरी था कि जिस तरह 24 से 18 किया गया, 18 में तुम्हारा 6 मेंबर क्राउन भेज रहा है, और दूसरी बात है कि बोला गया कि ठीक है तुम पोजीशन चलाओ, आगे चलाओ, मगर क्राउन रूल के हिसाब से, क्राउन के सॉवरेनिटी रहेगा, तुम उसके ट्रस्ट पे चलाओगे। ये बैलेंस किया गया दोनों को, किसको, दोनों को, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटेन में डिबेट हो रहा है उसको लेके, दोनों को ही बैलेंस करने का बात किया गया। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको सेपरेट किया गया, लेजिस्लेटिव अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया गया। एक लॉ मेंबर आए, लॉ मेंबर दोनों में ही मेंबर रहेंगे, लेजिस्लेटिव में भी रहेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मेंबर रहेंगे। आगे देखो, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है स्टूडेंट। अब देखो 1833 में लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिया ना नीचे प्रेसिडेंसी का, हाँ बाकी प्रेसिडेंसी का खत्म कर दिया। मैं पहली बार देखो कि ये लोग भी लोग भेजेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तो लॉ मेंबर रहेगा ही, थॉमस मैकेले, वो रहेंगे ना, बाकी मेंबर कहाँ से आएगा, और बाकी मेंबर तुम्हारा नीचे से उठ के आएगा, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी से, मद्रास वही स्टेट से, बम्बई से, बंगाल से और आगरा से, वहाँ से एक एक उठ के आएंगे, एक एक। मैं सवाल है कि क्या ये इंडियंस होंगे, तो अधिकतर लोग क्या है, सब फॉरेनर्स को ही भेजेगा ये लोग, यानी कि आगरा को भी रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेनर ही आ रहा है, हाँ मद्रास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेनर ही आ रहा है। तो ये थोड़ा गड़बड़ था, मगर कम से कम एक एक तो आ तो रहा है नीचे प्रेसिडेंसी से, समझे। सिविल सर्विस अब ओपन कंपटीशन कर दिया गया इंडियंस के लिए। जो 1833 में जो मांग उठा और लगभग देने वाला था, वह सीओडी के अपोजिशन की वजह से रोक लिया गया उस चीज़ को, इस बार 1853 में वो पूरा ओके कर दिया गया कि ठीक है सिविल सर्विस का एग्जाम विद्यार्थी लोग दे सकता है, इंडियंस लोग भी दे सकता है, बड़ी बात है। अब देखो ये भी गजब चीज़ है स्टूडेंट, देख रहे हो ना, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ इंडिया बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो अब क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो पूरा देखे, पूरा भारत को देखे, और एक सेपरेट गवर्नर बने बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, क्योंकि अभी तक का बंगाल प्रेसिडेंसी का ही गवर्नर जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो अब कहा जा रहा है कि एक सेपरेट होना चाहिए ताकि गवर्नर वहाँ पे एक अलग से गवर्नर हो, अलग से गवर्नर हो, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो पूरा भारत को देखे, और बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है उसके लिए एक अलग सेपरेट गवर्नर हो। ठीक तो है, बात समझे। तो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर होगा, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अपना एक गवर्नर होगा, उस तरह अब बंगाल में भी हो। पहले क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल को भी देख रहा था, पूरा भारत को भी देख रहा था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ सुनो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या कर रहा था, सबको देख रहा था, वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को भी देख रहा था, पूरा इंडिया को भी देख रहा था। अब बोला कि नो, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या करे, वो पूरा इंडिया को देखे, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाया जाए। समझ में आ गया ना। देखो आगे देखो स्टूडेंट, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका देखो क्या हुआ। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी के पास उतना पावर नहीं है अपॉइंटमेंट करने का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी का उतना अधिकार नहीं है। एक तो देखो 24 से 18 कर दिया गया, 18 में भी 6 मेंबर क्राउन ही भेजेगा, तो कहने का मतलब सीओडी पे भी कंट्रोल है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, बात समझे, वहाँ पे भी कंट्रोल है। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का भारत में स्टार्टिंग पॉइंट है ये, क्यों, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब पार्लियामेंट ही होता है जहाँ पे लॉ बने। हाँ, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ का व्यवस्था शुरू हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा भारत में। तो कोई पूछेगा तुमसे कि मिनी पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से एक्ट से शुरू हुआ है, तो क्या बोलोगे, चार्टर एक्ट 1853। तो हाँ,
मगर चार्टर एक्ट 1850 को ठीक से देखा जाए तो ये बात स्पष्ट है कि कंपनी अब ज़्यादा रूल करने जा नहीं रहा है, क्योंकि सीओडी पे ब्रिटेन पार्लियामेंट का कंट्रोल। कोई चार्टर एक्ट में कोई रिन्यू तो नहीं हुआ कि 20 साल के लिए करोगे। सही मौका का तलाश है, 1857 का रिवोल्ट एक सही मौका दे देगा ब्रिटिश को। विथ क्वीन प्रोक्लेमेशन डायरेक्ट क्राउन रूल के अंदर आ जाएगा इंडिया। देखो तो यहाँ पे देखो नेगेटिव एस्पेक्ट देखो, बट देखो ठीक है बहुत कुछ हुआ, मगर निगेटिव रियलिटी में क्या हुआ? नाम के लिए बच्चे लोग, नाम के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल निकाला गया, मगर रियल में कभी ऐसा हुआ नहीं। देखो बोला है कि चलो ठीक है सेपरेटेड, आपने सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दिया, अच्छी बात है, मिनी पार्लियामेंट बोल रहे हो जिसको, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में क्या हुआ एक्चुअल में कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही एक्सटेंड करके लेजिस्लेशन का काम हो रहा था, यानी कि एग्जीक्यूटिव ही क्या कर रहा था, लॉ बनाने का काम कर रहा था, रियल में नहीं हुआ था, ऑन द पेपर ही था। दूसरी बात यह है कि देखो जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी से उठ के आया, देखो 4 जगह से उठ के आया था ना, आगरा, हाँ मद्रास, बॉम्बे जो है वहाँ से, तो वो लोग इंडियंस के बारे में थोड़ी जानते थे, यहाँ लोकल कंडीशन के बारे में थोड़ी, सब फॉरेनर्स गोरे लोग सब थे, वो क्या इंडिया का लॉ बनाएगा ठीक से, वो प्रॉब्लम दूसरी बात है। और इंडिया का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही रह गया स्टूडेंट, और ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 का म्यूटिनी हुआ है। क्योंकि यदि 1853 में यदि इंडियंस के लिए बहुत कुछ दे दिया आता तो क्यों इस तरह का रिवोल्ट होता? यदि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, फार्मर्स मर रहे हैं, बाकी यदि आर्मी को दिक्कत हो रहा है, यदि ये सब चीज़ यहाँ प्रोविजन 1853 के चार्टर में होता तो यहाँ पे इतना बड़ा विद्रोह ही नहीं होता। तो यानी कि पीपल के लिए कुछ खास नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो म्यूटिनी हो जाएगा तुम्हारा 1853 में, 1857 में। बात समझ में आ रहा है ना जी? देखो यहाँ पे समझो, डिमांड ऑफ द बंगाल पिटिशनर, बंगाल पिटिशनर बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे ऑटोनॉमी होना चाहिए, यानी कलकत्ता बार बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बार बार उसको कंट्रोल करता है, नो इसका भी एक अपना एक स्टेट बनना चाहिए। ये चीज़ को भी इग्नोर किया गया, ये चीज़ को भी ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात है, भले ही इंडियंस के लिए सिविल सर्विस खोल दिया गया, मगर क्या तुमको लगता है इंडियंस लोग जाकर लंदन में एग्जाम देगा? इतना महंगा पैसा कैसे होगा उसके पास पैसा? इतना पैसा कहाँ होगा कि लंदन में जाके वो एग्जाम दे? इंडियंस लोग तो गरीब है। और दूसरी बात है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम है, ब्राह्मण लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो जॉब ले लेगा, नीचे वाला आदमी क्या करेगा फिर? ये प्रॉब्लम है। देखो तो बैरियर है इंडियन सिविल सर्वेंट के लिए, एक कास्ट और रिलीजियस डिफरेंसेस, और बहुत पैसा लगेगा तुम्हारा एग्जामिनेशन देने के लिए, इतना लंबा ट्रैवल करना, क्योंकि लंदन में एग्जाम होने जा रहा है वो, क्योंकि सिविल सर्विस का एग्जाम लंदन में होता था, और यदि पास कर गए तो ट्रेनिंग भी तुम्हारा लंदन में होगा, आने वाले समय में फिर इंडिया में होगा, फिर दिल्ली में होगा, बाकी जगह पे होगा, इलाहाबाद में होगा, बाकी जगह पे होगा। ये मांग उठेगा बाद में कि इंडिया में भी करवाओ इस चीज़ को। आ रहा है समझ में ना? हाँ, पॉइंट्स टू बी नोटेड। देखो वही चीज़ है। तो वाई सेपरेट गवर्नर, बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर क्यों? क्योंकि इस प्रोविजन है यहाँ पे, चार्टर एक्ट 1853 में सेपरेट गवर्नर का बात था ना। आखिर क्यों? वही बात है कि ताकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक रिलीफ मिल सके। कितना वो बर्डन देखेगा? नहीं तो उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी देखना है, असल में पूरा भारत भी देखना है, तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओवर बर्डन हो जाएगा। वो अपना पूरा टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम कर सके, इसलिए एक अलग बॉडी बनाने का बात था। हाँ, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आए। और दूसरी बात देखो, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखो बच्चे लोग, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट थे, ये इंडिया का एसोसिएशन था, और इन्होंने एक पिटीशन भेजा था वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि देखिए एक अलग से लेजिस्लेचर बना दीजिए यहाँ पे भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही यदि बार बार फैसला ले तो फिर गलत चीज़ ना है जी, एक अलग से पार्लियामेंट वाला व्यवस्था होना चाहिए। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राधाकांत देव थे, उन्होंने पिटीशन भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि बात तो सही बोल रहा है ये लोग, अलग से क्या होना चाहिए, एक पार्लियामेंट व्यवस्था होना चाहिए। यही कारण है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड करके लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया गया वहाँ से। थैंक्स टू ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि इसमें अंग्रेज है, इसके प्रेसिडेंट स्वयं राधाकांत देव है, वही राधाकांत देव जो राजा राम मोहन राय को विरोध करते थे। बिल्कुल, देखो यहाँ पे सेपरेट बॉडी वही जरूरी था लॉ बनाने के लिए, ताकि सेपरेट रहे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल तुम्हारा मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करे। बट रियलिटी में जानते हो क्या हुआ? रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही तुम्हारा एक्सटेंड होकर लेजिस्लेशन बना रहा था, वो फ्लॉ हो। हाँ, तो वाई ओपन कंपटीशन? ओपन कंपटीशन क्यों? आखिर ओपन सिविल सर्विस क्यों खोल दिया गया सबके लिए? ओपन क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेटेड क्लास बढ़ रहे थे तेजी से। जब बढ़ रहे थे तो ये लोग एस्पिरेशन होगा कि हम भी जाना चाहेंगे सिविल सर्विस में। तो 1850 के बाद देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड में बदलाव आया है, वो लोग भी सोचने लगे कि हाँ, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में डालना है,
यदि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं डालेंगे तो लंबा समय तक नहीं चल पाएगा ये देश, हम नहीं चला पाएंगे। तो ये लोग के दिमाग में भी आने लगा कि यस, इंडियंस को भी शामिल करना चाहिए प्रशासनिक सेवा में, समझे, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये और तुम लोग पढ़ोगे आने वाले समय में कि लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस कोड फॉर्म किया था, जिसके वजह से इंडियंस लोग को फायदा नहीं हो रहा था, इंडियंस लोग सिविल सर्विस में पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो वो जो इनजस्टिस हुआ था, वो जो गलत चीज़ हुआ था कर्नवालिस के वजह से, उसके कोड के वजह से, उस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाह रहा है ब्रिटिश लोग। इसलिए 1853 के चार्टर एक्ट में ओपन कंपटीशन कर दिया गया सभी को। और थॉमस मैकेले भी इस पे बोले हैं। मैकेले ने कहा है कि हम फेवर नहीं कर रहे हैं इन लोग को ओपन कंपटीशन में बैठा के, एक्चुअली इन लोग का राइट है, अधिकार है, क्योंकि ये लोग भी पढ़े लिखे हैं तो ये लोग भी जॉब ले ही सकते हैं, कोई हम लोग कोई फेवर नहीं कर रहे हैं इन लोग को। और दूसरी बात है, दुनिया में मैसेज जाएगा कि जो ब्रिटिश है वो अपने कॉलोनी को लेके कंसर्न है, ऐसा मनमानी नहीं कर रहा है, कॉलोनीज के लोग को भी प्रशासनिक सेवा में डाल रहा है, उसका हित के बारे में भी सोच रहा है, समझे। तो ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ बच्चे लोग, है ना, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, इसमें पढ़ लेना, है ना। मैं क्या हुआ, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से गया। मैं चारों मेंबर जो गया है उसको इंडिया का सोयल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो नाम के लिए हाँ, मगर जो भी हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया ये लोग, सेंटर का लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया ये लोग 4 आदमी, और एक लॉ मेंबर तो रहेंगे ही, लॉ मेंबर जो थॉमस मैकेले है, इधर का भी हिस्सा है, इधर का भी हिस्सा है, ये लोग जाएंगे ही, ये लोग जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम तो स्टार्ट होने जा रहा है, इसका हम्बल बिगिनिंग तो शुरू हो गया। इसलिए 1853 का चार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कंप्लीटेड।